नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को संपूर्ण बिहार की मैराथन क्लास कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स ये मेरी मैराथन क्लास जो है टॉपिक वाइज है। इसमें सभी क्षेत्रों को लिया जाएगा, जैसे बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का भूगोल, बिहार की जनगणना, बिहार के उद्योग धंधे, सभी मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज MCQ फॉर्म में कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स इसमें सभी क्वेश्चन, छोटे से बड़े सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो मैं इसके लिए अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो चलिए पहले नंबर में देखते हैं बिहार का सामान्य परिचय। तो बिहार की स्थापना आप लोग जानते होंगे 22 मार्च 1912 को हुई थी। अगर देखा जाए बिहार की राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। राज्य की भाषा क्या है? हिंदी है। और इसके बाद देख लेते हैं कि द्वितीय राज्य की भाषा बिहार की क्या है? द्वितीय राज्य की भाषा जो है उर्दू है। राज्य की पशु क्या है बिहार का? बैल है। राज्य की पक्षी क्या है? गौरैया है। राज्य की पुष्प गेंदा का फूल है। राज्य की वृक्ष क्या है? पीपल है। अगर देखा जाए राज्य की चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है राज्य की चिन्ह। और देखा जाए कि राज्य की मछली क्या है दोस्तों बिहार की? मांगुर है, देसी मांगुर। अगर देखा जाए कि बिहार का राज्य पर्व क्या है? बिहार का राज्य पर्व क्या है दोस्तों? छठ पूजा है। और देखा जाए कि बिहार का भौगोलिक परिचय, अब देखते हैं बिहार का भौगोलिक परिचय। अब देखते हैं जैसे बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये दोस्तों है 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 28 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। इसको अगर याद नहीं कर पा रहे तो इसको लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग इसको गलत करके आते हैं। अगर देखा जाए कि बिहार की आकृति कैसी है तो बिहार की आकृति है आयताकार। अगर देखा जाए बिहार का क्षेत्रफल कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल। और देखा जाए कि बिहार की लंबाई कितनी है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण कितनी है? 345 किलोमीटर है। चौड़ाई अगर देखी जाए पूर्व से पश्चिम में कितनी है? 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई दोस्तों समुद्र तट से 52.7 मीटर है। 73 मीटर है बिहार से समुद्र तट की ऊंचाई, मतलब समुद्र तट से बिहार की ऊंचाई। अगर देखा जाए बिहार की सीमाएं, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। नेपाल से क्या है? 7 जिले सीमा बनाते हैं बिहार के। अगर बिहार के दक्षिण में देखा जाए तो क्या है? झारखंड राज्य है। झारखंड से बिहार के कितने ज़िले? 9 जिले स्पर्श करते हैं। अगर देखा जाए कि पूर्व में कौन है? पूर्व में दोस्तों है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से कितने ज़िले लगते हैं? 3 ज़िले लगते हैं बिहार के। और पश्चिम में कौन है? पश्चिम में दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने ज़िले लगते हैं? 7 ज़िले लगते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बिहार का राजनीतिक परिचय। बिहार का राजनीतिक परिचय देख लेते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? केसीनाथ त्रिपाठी नहीं है, अब क्या है इनकी जगह? राजेंद्र अरलेंकर हैं। आप लोग याद सकते हो, ये तो अपडेट होते रहते हैं। मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार हैं। और ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं कन्फर्म कर लेना है, ये जो सरकार चेंज हुई है उसके हिसाब से इसमें बदल गए हैं। और इसमें अब देखते हैं ये चेंज होते रहते हैं। अब देखते हैं बिहार में मतलब क्या है, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। अगर आप लोग चाहना तो बिहार का कैबिनेट मंत्रिमंडल ये सब मैं आप लोगों को करवा दूंगा, या तो आप कोई वीडियो दूसरा देख लेना। अगर देखा जाए कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी? 6 हैं। कौन कौन सी हैं? गोपालगंज जो कैसी आरक्षित सीटें हैं? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम जो सीटें हैं आरक्षित सीटें हैं। अगर देखा जाए कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है बिहार में? 16 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। अगर देखा जाए कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38 हैं। और दिया है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं? आरक्षित सीटें 2 हैं। कौन कौन सी? कटोरिया एवं मनिहारी जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। फ्रेंड्स ये पूरा डिटेल वीडियो है, आप लोग धैर्य बना के पूरा वीडियो देख लीजिए, बिहार का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब दिया है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। अब देख लेते हैं बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी? 9 है। कौन कौन से हैं? पटना है, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। ये क्या है? बिहार के प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल हैं और सभी के नाम भी दिए, इनको देख सकते हो। अगर देखा जाए कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है।
और बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी 101 है। प्रखंडों की संख्या बिहार में कितनी है 534 है। अगर देखा जाए बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है 45,098। फ्रेंड्स ये सभी जो डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार है, अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई, अभी कोई जनगणना नहीं हुई है। अगर देखा जाए कि बिहार में शहरों की संख्या कितनी है 139 है। नगर समूहों की संख्या कितनी है 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है बिहार में 19 है। महानगर क्या है एक है, वो भी पटना। अगर देखा जाए कि नगर निगम की कुल संख्या कितनी है बिहार में कितनी है 11 है नगर निगम की संख्या। और देखा जाए कि नगर पंचायत की कुल संख्या कितनी है बिहार में 86 है। नगर परिषद की कुल संख्या कितनी 42 है। 16वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015, ये 2011 की जनगणना के अनुसार इसलिए 2015 का दिया है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये तो हमको पता है कि मतदान प्रतिशत और सीटें सबको दी हैं, क्योंकि 2019 में दोबारा चुनाव हुआ था। अब देख लेते हैं बिहार की जनसंख्या। बिहार की जनसंख्या क्या है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो बिहार की कितनी जनसंख्या 10,40,99,452 है। इसमें पुरुष कितने हैं 5,42,78,157 है। अगर देखा जाए महिला जनसंख्या कितनी है 4,98,21,295 है। अगर देखा जाए कि बिहार में पुरुषों का हिस्सा कितना है 52.14% है बिहार में पुरुषों का हिस्सा। अगर देखा जाए कि बिहार में महिलाओं की हिस्सा कितना है 47.86% है। अगर देखा जाए ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 7,43,16,709 7,43,16,709 बिहार की जनसंख्या। फ्रेंड्स जो कि ये क्वेश्चन लिए हैं मैंने gkpad.com से लिए हैं, आप लोग देख सकते हो, चेक कर सकते हो वहाँ से जाके। अगर देखा जाए बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है 8 कितनी है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,86,81,800 है बिहार की शहरी जनसंख्या। अगर देखा जाए कि कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना है 88.7%। इससे हिसाब लगाया जा सकता है कि बिहार की अधिकतर जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र का है। अगर देखा जाए कि कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का परसेंट कितना है 11.29% है। अगर देखा जाए 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है 98,87,239 है 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर जातिवार जनसंख्या देखी जाए जैसे दिया है अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है 1,30,48,608 है अनुसूचित जातियों की संख्या। अगर देखा जाए परसेंट के हिसाब से अनुसूचित जातियों की संख्या का परसेंट कितना है 15.72% है। देखा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन है गया जिला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला। अगर देखा जाए कि न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन है किशनगंज है। अब देख लेते हैं जनजाति वाले, दिया है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी बिहार में 7,58,351 है। अगर देखा जाए कि अनुसूचित जनजातियों की का परसेंट देखा जाए कितना 1.3% है संपूर्ण जनसंख्या का। अगर देखा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला है, मतलब अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन है कटिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन है शिवहर जिला है। अगर देखा जाए बिहार का लिंगानुपात कितना है 918 1000 पर, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं 918 महिलाएं हैं। अगर देखा जाए देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कौन सा है तीसरा स्थान है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में तीसरा स्थान है। अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है पटना है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। अगर देखा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है शेखपुरा है सबसे छोटा जिला। अब देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। अगर देखा जाए कि 2001 से 2011 की दशक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी 25.42%। 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन था मधेपुरा था। और देखा जाए कि 2001 से 11 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन था गोपालगंज जिला था। फ्रेंड्स ये 2011 में हुई थी, उसी का ये डाटा 2001 की जनगणना के हिसाब से दिया गया है। अगर देखा जाए
कि जन्म दर कितनी है। जन्म दर दोस्तों बिहार की कितनी है, 30.9 प्रति हज़ार है। अगर मृत्यु दर देखी जाए कितनी है, 7.9 प्रति हज़ार है। अगर देखिए शिशु मृत्यु दर कितनी है, 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म। कितनी है, 61 प्रति हज़ार, मतलब 1000 जीवित जन्म में कितने 61 शिशु मृत होते हैं, याद रखिएगा। अगर देखिए मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, 331 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पर। अगर देखा जाए कि जो मातृत्व मृत्यु है कितनी, 1,00,000 महिलाओं पे कितनी 331 महिलाएं मृत होती हैं बिहार में, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व, बिहार का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, बिहार का है। अपने देश में राज्यों में देख लेते हैं तो बिहार का कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर सबसे कम देखा जाए तो किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे अधिक किसका है, बिहार का कितना 1106 है। अगला है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है, प्रथम। मतलब घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का प्रथम स्थान है। अगर देखा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, शिवहर जिला है। बहुत ज़्यादा है, कितना 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पे, शिवहर जिले में। अगर देखा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, कैमूर जिला है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, कैमूर है। अब देख लेते हैं लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात। बिहार का अगर संपूर्ण लिंगानुपात अभी उन्हें बताया था 918 है प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी 918 महिलाएं हैं। अगर बच्चों का लिंगानुपात देखा जाए कितना है 935 प्रति 1000, मतलब 1000 बच्चों पे 935 लड़कियां हैं। अगर लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए कि भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है, 24वां है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा है, 24वां स्थान है। देखा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, गोपालगंज है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का। अगर देखा जाए कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है दोस्तों, मुंगेर है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। अगर देखा जाए कि बिहार, अब देखते हैं साक्षरता। अगर देखा जाए बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, 61.8% है, 80%। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। महिला साक्षरता दर कितनी है, 51.5% है। अगर देखी जाए साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है, 28वां है। साक्षरता के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का संपूर्ण देश में 28वां स्थान है। अगर देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, रोहतास है। अगर न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला देखा जाए कौन सा है, पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है, रोहतास है। ये सभी डाटा हैं फ्रेंड्स, पेपर आपने देखा होगा जो बिहार टीचर का हुआ है, कितनी डीपली उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर डीपली आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर देखा जाए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है, ये भी रोहतास है। अगर देखा जाए कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों, सहरसा है। अब देख लेते हैं धार्मिक जनगणना। धार्मिक जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगर देखा जाए कि बिहार में हिंदुओं की संख्या कितनी है 6,90,76,919 है। हिंदुओं की संख्या कितनी, 6,90,76,919, जो कुल जनसंख्या का कितना है 83.2% है। अगर देखें मुस्लिम जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 1,37,22,048 है, जो कुल जनसंख्या का कितना है 16.5% है। अगर देखें बिहार में ईसाई जनसंख्या कितनी है 53,137। बिहार में ईसाई जनसंख्या कितनी है 53,137 है, जो कुल जनसंख्या का कितना है 0.6% है। अगर सिख जनसंख्या देखिए बिहार में कितनी है 20,780 है, जो कुल जनसंख्या का कितना है 0.03% है। अगर देखा जाए बिहार में बौद्ध जनसंख्या कितनी दोस्तों 18,818, जो कुल जनसंख्या कितना है 0.02% है। अगर जैन जनसंख्या देखिए कितनी है 16,085 है, जो कुल का कितना है 0.02% है। तो सबसे अधिक हिंदुओं की संख्या और सबसे कम किसकी, जैन जनसंख्या। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अल्प जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, जैन की है। परसेंट में देखोगे लगभग बराबर है, लेकिन बौद्ध की जनसंख्या 18,818, जो कुल जनसंख्या का 0.02% है। और इसमें क्या है जैन की भी कितनी 16,085, जो 0.2 करके कुछ भी आगे हो सकता है, इसलिए परसेंट में 2 अंक तक निकाला गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जनसंख्या किसकी कम है, जैन समुदाय की कम है।
अब देख लेते हैं लिंगानुपात। हिंदुओं में लिंगानुपात कितना है? 915 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। अगर देखा जाए मुस्लिम में लिंगानुपात कितनी है? 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। ईसाइयों में लिंगानुपात कितना है? 974 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में। 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। अगर देखा जाए कि सिखों में लिंगानुपात कितना है? सिखों में बहुत कम है, कितना? 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं। बौद्धों में लिंगानुपात कितना है? 841 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। जैनों में लिंगानुपात कितना है? 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। हिंदुओं में साक्षरता दर की बात की जाए कितनी है? 47.9% है। मुस्लिम में साक्षरता दर कितनी है? 42% है। मुस्लिम में साक्षरता दर कितनी है? 42% है। अगर देखा जाए कि ईसाइयों में साक्षरता दर कितनी है? कितनी है? 71.1% है। सिखों में साक्षरता दर कितनी है? 79.81%, 79.8%। बौद्धों में साक्षरता दर कितनी है? 59% है, बौद्धों में सबसे कम है। जैनों में साक्षरता दर कितनी? 93.3%। मतलब जो जैन है बिहार में जनसंख्या सबसे कम है, लेकिन साक्षरता दर इनकी सबसे अधिक है। बहुत ही मतलब ये लोग साक्षर हैं भाई अन्य जनसंख्या की तुलना में। अगर देखा जाए कि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुआ है। अगर देखा जाए कि यहाँ की राजधानी पटना, बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। अगर देखा जाए कि बिहार में विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की कितनी? 40 सीटें। ये तो सबको पता होना चाहिए, तो बहुत ही आम बात है। अगर देखा जाए कि बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार में 38 ज़िले हैं। यहाँ का क्षेत्रफल पहले ही बताया 94,163 वर्ग किलोमीटर, दोबारा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637। बिहार में लगभग 5,41,85,347 पुरुष, लगभग 4,96,912, 4,96,900 मतलब 4,96,19,290 क्या है? महिलाएं। बिहार में हिंदू कितना है? 83.2, मुस्लिम 16.2% है। अब देखते हैं बिहार की मुख्य भाषाएं। बिहार की मुख्य भाषाएं क्या है? मुख्य भाषा क्या है बिहार की? हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका। ये हैं बिहार की मुख्य बोली जाने वाली भाषाएं। अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल में जो बिहार का है कौन सा स्थान है दोस्तों? क्षेत्रफल में बिहार का स्थान है 12वां। जनसंख्या में कौन सा है? तीसरा बड़ा राज्य है। अगर देखा जाए कि बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से? महात्मा गांधी सेतु है, महाबोधि मंदिर है, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर और बोधगया मंदिर। ये बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अगर देखा जाए कि बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल से जुड़ी हैं। अगर देखा जाए बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद और क्रिसमस, ये क्या हैं? बिहार के प्रमुख पर्व हैं। दोस्तों अब आगे देखते हैं इसमें, जिसे देखा जाए कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कब? बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में अपना आधिपत्य जमा लिया था। जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुग़ल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया। यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका था, याद रखिएगा। अगर देखा जाए कि पुरातन काल में बिहार की व्यापारिक राजधानी क्या हुआ करती थी? बिहार काल में व्यापारिक राजधानी बिहार हुआ करती थी। तब देश की 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, विज्जी, जनका आदि से हुआ करता था। और है कि अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार को बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है, ये तो सब जानते हैं। और देखा जाए कि पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आया करते थे। कहाँ? बिहार में। और देखा जाए कि 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम राज्य के अस्तित्व में आया। पहले मतलब क्या था? बंगाल के नाम से ही था, लेकिन 22 मार्च 1912 को विभाजन हुआ तब इसका नाम क्या मिला? बिहार मिला। और भी महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए कि 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत फैलाने में
बगावत फैलाने में अग्रणी घटनाओं में से एक गिना जाता है। अगर स्वतंत्रता के बाद देखा जाए कि बिहार का एक और विभाजन हुआ सन 2000 में, बिहार से क्या झारखंड राज्य अलग कर दिया गया। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ था बिहार से। अगर देखा जाए भौगोलिक तौर पर तो बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। 3 जो हैं बिहार के भौगोलिक प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। अगर देखा जाए बिहार के मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं? मुंगेर में सिगरेट कारखाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए सिगरेट कारखाना कहाँ है तो मुंगेर में है। अगर देखा जाए आईटीसी कहाँ है? मुंगेर में है। आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस एवं तथा चावल, आटा आदि का निर्माण किया जाता है। अगर देखा जाए कि मुंगेर में कौन सी बंदूक फैक्ट्री है, कहाँ? मुंगेर में। और मुंगेर के जमालपुर में क्या है? रेल कारखाना, एशिया का प्रसिद्ध रेल खाना है। मुंगेर में जमालपुर में रेल कारखाना है जो एशिया का प्रसिद्ध रेल कारखाना है। अगर भागलपुर में देखा जाए कि सिल्क उद्योग भी है, कहाँ पर? सिल्क उद्योग अगर पूछा जाए कहाँ है, ये भागलपुर में है। और भी बिहार के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। और है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार का पूरी दुनिया का पुराना विश्वविद्यालय है। प्राचीन काल में लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। अगला है कि बिहार वो प्राकृतिक भूमि है, पवित्र भूमि है, जहाँ माता सीता की जन्मभूमि है। वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी है। बिहार में सीता माता का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध की भी यहाँ पे क्या है? तपोभूमि है, याद रखिएगा। बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, कोसी, कमला, गंडक और घाघरा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल नदियाँ आदि बहती हैं। फ्रेंड्स, ये बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। फ्रेंड्स, आप लोग केवल सुनते ही जाओ, आप लोगों की तैयारी अच्छी होती जाएगी। आप लोग केवल सुनो बस आपको मेहनत नहीं करनी है। आप लोग केवल 1 या 2 बार में वीडियो देख लेना है, आपका संपूर्ण बिहार क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं बिहार का इतिहास। तो अगर देखा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। और दूसरा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। अगर देखा जाए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में होता? कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। क्या था? मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र क्या था? तक्षशिला था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला था। अगर देखा जाए कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। कैसी थी? प्राकृत थी अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। और देखते हैं कि मेगास्थनीज किसको? मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। अगर देखा जाए बिंदुसार किसका? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर देखा जाए कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने किसकी? शुंग वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगर देखा जाए कि आर्यभट्ट कहाँ के थे? फ्रेंड्स, ये बिहार के ही थे। इन्होंने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। अगर पूछा जाए कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की है। और सूर्य सिद्धांत भी किसकी? आर्यभट्ट की है। और अगला है कि स्कंदगुप्त ने ह्यूणों को पराजित किया था और बाहर खदेड़ दिया था। अगर देखा जाए कि शेरशाह ने काबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। ये फ्रेंड्स सभी बिहार स्पेशल में ही हैं, इसलिए इसमें कराए जा रहे हैं। अगर देखा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। और एक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? 5 जून 1774 को की थी। अगर देखा जाए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और है कि बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगर पूछे कि बिहार की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम में है, जो कहाँ है? वैशाली में। ये भी बिहार में ही पड़ता है। अगर देखा जाए कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी कहाँ किया गया था? बिहार में ही किया गया था। और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था।
और मेगास्थनीज 300 मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज कब भारत आया था तो 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र आया था। कौन? मेगास्थनीज। अगर देखा जाए कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और देखा जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। अगला है कि धर्मपाल ने विद्या को पराश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और देखा जाए इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट हैं कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संत मखदूम साहब का एक पत्र है मकतूबते सदी नाम से जो प्रसिद्ध है। अगर देखा जाए कि सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक क्या रहा है? लोकप्रिय रहा है। कौन सा? सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1198 में हुई थी। मिथिला की कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़ थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? सिमरावगढ़ थी। देखा जाए कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह थे। और देखा जाए कि शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। और देखा जाए गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। याद रखिएगा 1666 में कहाँ हुआ था? पटना में। और है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था? गुरु नानक देव ने बिहार का भ्रमण किया था। सिख गुरुओं में पहला भ्रमण। और है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी किसने ईस्ट इंडिया को प्रदान की थी? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। अगर देखा है कि सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। अगर बहावी आंदोलन के संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। तो अगला क्या दिया है कि मजहरुल हक ने, किसने? मजहरुल हक ने क्या किया था दोस्तों? सदाकत आश्रम 1920 में स्थापना की थी। मतलब मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना कब की थी? 1920 में की थी। मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों? राजगीर थी। अगर देखा जाए कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। और अगला है कि आर्यभट्ट का संबंध किससे? पाटलिपुत्र नगर से है। अगर देखा जाए आर्यभट्ट का संबंध किससे? पाटलिपुत्र नगर से है। और भी पॉइंट देख लेते हैं कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी ने की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। नुहानी राज्य की स्थापना किसने की? मोहम्मद नुहानी ने। अगला दिया है कि सासाराम को शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। सासाराम को क्या कहा जाता है? शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला। अगला है कि दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। कौन? दाऊद खां जो कर्रानी था बिहार का अंतिम अफगान शासक था। अगर देखा जाए कि राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। अगर देखा जाए कि बंगाल के नवाब और मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने क्या किया था? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। और क्या था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में क्या था? गोल घर का निर्माण हुआ था। अगर पूछा जाए जो बिहार में गोल घर है इसका निर्माण किसने कराया था? कॉर्नवालिस ने करवाया था। अन्न भंडार के लिए कराया था। अकाल पड़ गया था बिहार में। अगर देखा जाए कि 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। और क्या था? स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। अगर पूछा स्वामी सहजानंद कौन थे? ये किसान आंदोलन के नेता थे। और क्या था? 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। 1936 में बिहार व उड़ीसा का पुनः विभाजन हुआ है। अगर देखा जाए कि मोहम्मद यूनुस क्या थे? 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? बिहार के। याद रखिएगा। अगर देखा जाए कि पीर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। पीर अली ने पटना से नेतृत्व किया था 1857 का। अगर पूछा जाए पटना से किसने नेतृत्व किया था? तो पीर अली ने किया था। अगला है कि बहावी आंदोलन में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। अगर देखा जाए बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा किसके मिली थी? अहमदुल्ला को मिली थी।
और क्वेश्चन दिया है कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। और देखा जाए कि मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। अगर पूछा जाए खुदीराम बोस को क्यों फांसी दी गई थी, क्योंकि मुजफ्फरपुर बम कांड में ये शामिल थे। और है कि मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। अगर पूछा जाए कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे, ये थे मजहरुल हक। और भी क्वेश्चन दिए हैं कि मजहरुल हक को क्या था 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। किसको? मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य कौन था? मजहरुल हक था। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1919 में। और 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। अगर देखा जाए कि राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया। अगर पूछा जाए कि बिहारी छात्र परिषद का गठन किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहारी विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को हुआ था। अगर पूछा जाए बिहारी विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था, 6 फरवरी 1921। और बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था, 1923 में हुआ था। 1929 में किसकी? किसान सभा का गठन हुआ था। अगर पूछा जाए बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1929 में हुआ था। और देखा जाए कि बिहार मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के क्या थे? संस्थापक थे। इन्होंने किसान सभा की स्थापना की थी। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। मध्यकाल में देखा जाए पटना का नव निर्माता कौन था? शेरशाह सूरी था। अगर देखा जाए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित। अगर पूछा है विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो ये बोध गया में है। अगर देखा सासाराम में क्या है? शेरशाह का मकबरा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ मिले हैं? भागलपुर के पास मिले विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष। अगर पूछा है कि संत सरफुद्दीन यहाना मनेरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? पटना में है। अब देख लेते हैं बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल अभी हमने देखा था, इसको दोबारा नहीं देखना है बिहार का भूगोल। अब देखते हैं बिहार की संरचना व उनका विस्तार। तो धारवाड़ चट्टानें कहाँ तक फैली दोस्तों? गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका जिलों में है धारवाड़ चट्टानें। अगर देखा जाए कि विंध्याचल समुद्र की चट्टानें कहाँ हैं? कैमूर और रोहतास में है। टर्शियरी चट्टानें कहाँ हैं दोस्तों? पश्चिमी चंपारण में है। अगर देखा जाए क्वाटरनरी काल की चट्टानें कहाँ हैं? गंगा के मैदानी भागों में है क्वाटरनरी काल में चट्टानें। अब देखते हैं दोस्तों बिहार के वन क्षेत्र से संबंधित क्या है। अभी हमने बताया कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगर कुल वन क्षेत्र देखा जाए बिहार में कितना है? 7,288 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्र का क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत देखा जाए तो कितना है? 7.74% है। कुल क्षेत्रफल का कितना? 7.7% बिहार में वन है। अतिसघन वन क्षेत्र कितना है? 248 वर्ग किलोमीटर में क्या है? अतिसघन वन है। अगर देखा जाए कि राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितने हैं? 3,208.47 वर्ग किलोमीटर हैं। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र कितने हैं? 76.3 वर्ग किलोमीटर हैं। अगर देखा जाए राष्ट्रीय पार्क कितना है? एक है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही राष्ट्रीय पार्क है। अगर देखा जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 11 अभ्यारण्य है। नए की स्थापना हुई, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसलिए इसमें जो पुराने हैं उनको नए शामिल नहीं है। अगर बढ़े हों तो आप लोग देख सकते हो। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले कौन कौन हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र कैमूर, पश्चिम चंपारण, ये क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं। अगर न्यूनतम वन क्षेत्र वाले ज़िले पूछे तो कौन है? शिवहर और शेखपुरा में सबसे कम जंगल हैं बिहार में। अगर देखा जाए कि बिहार में कितने प्रकार के वन हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। कौन? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में 2 प्रकार के वन हैं, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती 2 प्रकार के वन हैं। अगर देखा जाए कि आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष में कौन कौन आते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष शीशम है, सेलम है, साल और खेर जो हैं आर्द्र पर्णपाती वन के पेड़ हैं।
अगर देखा जाए कि शुष्क पर्णपाती वृक्ष कौन कौन से हैं, कौन कौन से, महुआ, आम, कटहल और जामुन, ये क्या हैं, शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। अब देख लेते हैं क्या बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य व संबंधित जिले। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि आश्रयणी कहाँ है दोस्तों, ये पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है, ये गया में है। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, याद रखिएगा। अगर देखा जाए विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, भागलपुर में है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है, रोहतास, जो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है, रोहतास में है, ये बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी याद रखिएगा। और पंत अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, ये नालंदा में है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, अररिया में है। अगर देखें कांवर पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार कहाँ है, बेगूसराय जिले में है। अगर देखा जाए कि कुशेश्वर पक्षी विहार, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है, दरभंगा में है। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों, कटिहार में है, याद रखिएगा। अगर देखा जाए नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार कहाँ है, जमुई में। नागी डैम व नकटी डैम पक्षी विहार कहाँ है, जमुई जिले में है। अगर देखा जाए कि सुहियान पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों, भोजपुर जिले में है। अगर देखा जाए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में है। अगर देखा जाए कि हरिया बारा हिरण पार्क कहाँ है, अररिया जिले में है। दोस्तों अब देख लेते हैं बिहार में सिंचाई क्षेत्र। बिहार में सिंचाई क्षेत्र, तो कुल सिंचित क्षेत्र कितना है बिहार का, ये है 45,50,244 हेक्टेयर है बिहार का सिंचित क्षेत्रफल है। अगर सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में देखा जाए कितना है, 48.3% है। बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन है, नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं और जलमग्न गड्ढे जो हैं बिहार के प्रमुख सिंचाई के स्रोत हैं। अगर देखा जाए कि बिहार में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का परसेंट कितना है, 55.4% है। अगर देखा जाए कि नहर द्वारा सिंचित भूमि का परसेंट कितना है, 34% है। अगर पूछा जाए बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो नलकूप ही उत्तर होगा, क्योंकि नलकूप द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है। अगर देखा जाए तालाब द्वारा सिंचित भूमि का परसेंट कितना है, 3.2% है। कुआं द्वारा सिंचित भूमि का कितना है, 0.5% है। परसेंट आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि कुएं द्वारा कितने परसेंट पर सिंचाई होती है। अगर देखा जाए कि अन्य साधनों द्वारा सिंचित भूमि का परसेंट कितना है, 6.5% है। अगर देखें वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है, वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र होते हैं वृहद सिंचाई में। माध्यम सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी होती है, 2,000 से लेकर 10,000 तक माध्यम सिंचाई होती है। हेक्टेयर में दिए हैं सभी डाटा। लघु सिंचाई में कितना होता है, लघु सिंचाई परियोजना की क्षमता कितनी होती है, 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र है तो वहाँ पे लघु सिंचाई क्षमता होती है। अगर देखा जाए कि सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन है, शेखपुरा है। न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला कौन है, जमुई जिला है। नहर सिंचाई में अग्रणी जिले कौन है, रोहतास और पश्चिमी चंपारण जो है नहर सिंचाई में अग्रणी हैं। अब देखा जाए कि नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले कौन है, मुजफ्फरपुर और वैशाली हैं। देखा जाए कि बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं व नहरें। अगर देखा है कि सोन जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, कब बनी थी, 1874 में बनी थी। अगर देखा जाए कि बिहार में प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं, पूर्वी सोन नहर कौन कौन से जिले, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया और जहानाबाद इसके क्षेत्र में मतलब गुजरती है, कौन सी, पूर्वी सोन नहर। अगर देखें पश्चिमी सोन नहर कहाँ है, आरा, बक्सर और रोहतास में है। नंबर 2 कौन सी, गंडक परियोजना कब बनी थी, 1904 में बनी थी। मुख्य बांध कौन सा बना है, वाल्मीकि नगर बांध किस पर बना है, गंडक परियोजना पर बना है, याद रखिएगा। मुख्य नहरें देखते हैं कि पश्चिम नहर कौन सी, गोपालगंज, सारण और सिवान। पूर्वी नहर या तिरहुत नहर पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में है, पूर्वी या तिरहुत नहर। नंबर 3 कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना 1954 से 1955 में शुरू हुई। मुख्य बांध कौन सा है, हनुमार नगर बांध किस पर बना है, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना पर बना है। मुख्य नहर कौन सी है, पूर्वी कोसी नहर कहाँ है, जो पूर्णिया और अररिया में, पूर्वी कोसी नहर। अब देखते हैं दोस्तों बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजनाओं एवं संबंधित जिले। बिहार की अगर देखा जाए कि बरनाल जलाशय परियोजना कहाँ है, भागलपुर और जमुई में है। उत्तर कोयल जलाशय योजना गया और औरंगाबाद में। पुनपुन बैराज योजना
औरंगाबाद, गया, पटना और जहानाबाद में है। बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना कहाँ पर है? भागलपुर में है। जमानिया पंप नहर योजना कहाँ है? कैमूर में है जमानिया पंप नहर योजना। और अगला है कि अपर क्यूल जलाशय योजना। अपर क्यूल जलाशय योजना कहाँ है? मुंगेर और लखीसराय में है। अगला है कि तिलैया डायवर्सन योजना कहाँ है? गया और नवादा क्षेत्र में है तिलैया डायवर्सन योजना। अगर देखें दुर्गावती जलाशय योजना कहाँ है? रोहतास और कैमूर में है। बटाने जलाशय योजना कहाँ है? औरंगाबाद में है। अगर देखा है बागमती परियोजना कहाँ है? सीतामढ़ी में है बागमती परियोजना। अब देखते हैं बिहार की नदियाँ व उनके उद्गम स्थान। तो जो गंगा है बिहार में, ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। घाघरा या सरयू कहाँ से निकलती है? मापचुंग तिब्बत से निकलती है घाघरा या सरयू। अगर देखा जाए गंडक नदी कहाँ से निकलती है? सप्त गंडकी नेपाल से। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है बूढ़ी गंडक। और अगली हमारी कौन सी है? बागमती। कौन सी? बागमती। ये कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। कमला कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी नेपाल से भी निकलती है। अब कोसी नदी कहाँ से निकलती है? सप्तकोशिकी नेपाल से निकलती है। महानंदा कहाँ से निकलती है? मकला दियाराम दार्जिलिंग से निकलती है। कर्मनाशा कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है कर्मनाशा नदी। और दोस्तों जो सोन नदी है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और पुनपुन कहाँ से निकलती है? चौराहा पहाड़ी पलामू से। और फल्गु नदी कहाँ से? हजारीबाग पठार से निकलती है। पंचानन कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर से निकलती है। और सकरी कहाँ से निकलती है? ये भी उत्तरा छोटा नागपुर से निकलती है। अगर देखा जाए कि अजय नदी, अजय कहाँ से निकलती है? भटपाड़, चकाई और जमुई क्षेत्र से निकलती है। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख झरने। बिहार के प्रमुख झरने, जलकुंड व उनके उद्गम स्थल। पहले देखते हैं कि सप्तधारा या सतधरवा कहाँ? राजगीर से निकलता है। ब्रह्मकुंड कहाँ से? राजगीर से। सूर्यकुंड कहाँ से? राजगीर से। नानक कुंड कहाँ से? ये भी राजगीर से ही निकलता है। फ्रेंड ज़्यादातर कुंड कहाँ से? राजगीर में ही, याद रखिएगा। मखदूम कुंड भी राजगीर, गोमुख कुंड भी राजगीर। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर। सीता कुंड मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड मुंगेर। अगर देखा जाए जो कुंड हैं राजगीर और मुंगेर में ही ज़्यादा हैं और कहीं नहीं है। अगर देखा जाए ऋषि कुंड कहाँ? मुंगेर में। जन्म कुंड ये भी मुंगेर। श्रृंगार ऋषि कुंड ये भी कहाँ है? मुंगेर में। भरारी कुंड कहाँ पे? मुंगेर में। अग्निकुंड कहाँ है? गया में। याद रखिएगा जो अग्निकुंड है कहाँ पर? गया में। अब देखते हैं दोस्तों बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। फ्रेंड्स बिहार की अर्थव्यवस्था ये पुरानी, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। इसके बाद अगले देखते हैं बिहार की कृषि स्थिति। बिहार की कृषि स्थिति में देखा जाए तो क्या था? सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य वार्षिक दर कितनी 2011-12 में कितनी थी? 16.71 थी 2011-12 के अनुसार। ये पुरानी जनसंख्या के आधार पर है, इसलिए जो पुराना डाटा है इसको मैं नहीं कराऊंगा। अब देखते हैं बिहार के प्रमुख फसलें और उत्पादन क्षेत्र। बिहार के प्रमुख फसलें और उत्पादन क्षेत्र। तो चावल या धान कहाँ उत्पादित होता है? पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में धान या चावल के उत्पादन होता है। गेहूँ कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? दरभंगा, गया और रोहतास में जो होता है गेहूँ का उत्पादन होता है। अगर मक्का देखा जाए कहाँ होती है? सारण, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में। जौ कहाँ होता है दोस्तों? चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में होता है। मडुआ या रागी कहाँ होता है? सहरसा, मुजफ्फरपुर और सारण में होता है। अगर देखा जाए कि बाजरा, सभी क्वेश्चन दोस्तों छोड़ना कुछ भी नहीं, पूरा पढ़ना है। बाजरा कहाँ होता है? पटना, मुंगेर और गया जिलों में। मतलब पूछा जाएगा तो इनमें एक ही ज़िला दिया होगा, आप लोग जानकर रखो, सभी ज़िले साथ में नहीं दिए होंगे। अगर देखा जाए तीसी कहाँ दोस्तों? पटना, भोजपुर और गया में। राई व सरसों कहाँ है? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में। तिल कहाँ होता है दोस्तों? चंपारण व साहबा जिलों में। अरहर दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में होता है। चना कहाँ होता है दोस्तों? भोजपुर, बक्सर और गया जिलों में होता है। मसूर कहाँ होता है दोस्तों? पटना, चंपारण तथा गया में। खेसारी कहाँ होता है? पटना, गया, भोजपुर में होता है। अगर देखा जाए गन्ना दोस्तों चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर में। जूट कहाँ होता है? पूर्णिया एवं कटिहार में होता है। तंबाकू दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में होता है। आलू पटना, नालंदा और सारण में। अब देखते हैं विभिन्न फसलों के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान। देखा जाए तो चावल उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? चौथा है। गेहूं उत्पादन में छठा है। तंबाकू उत्पादन में तीसरा है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखा जाए कि जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। तिलहन उत्पादन में 7वां स्थान। लीची उत्पादन में प्रथम। आम उत्पादन में प्रथम है।
जौ उत्पादन में दूसरा, मडुआ में प्रथम है, शहद में प्रथम, मक्का में तीसरा है, याद रखिएगा। मखाने उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? प्रथम है। आप देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन अगर देखा जाए कि पायराइट कहाँ होता है दोस्तों, पाया जाता है अमझौर एवं बंजारी में पाया जाता है। पायराइट अगर देखा है बाक्साइट कहाँ मिलता है? खड़गपुर, मुंगेर और बंजारी रोहतास में मिलता है बाक्साइट। अगर देखा जाए टिन कहाँ मिलता है? देवराज एवं करककुंड गया में मिलता है। अगर देखा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? सिमूल तला मुंगेर में ग्रेफाइट मिलता है। आभ्रक के उत्पादन कौन कौन से? गया, नवादा, जमुई और बांका में मिलता है। कौन सा? आभ्रक। अगर देखा जाए कि सेल खड़ी कहाँ मिलता है दोस्तों? बिहार में गया, मुंगेर और नवादा में मिलता है सेल खड़ी। चीनी मिट्टी कहाँ मिलती है दोस्तों? मुंगेर और भागलपुर में मिलती है चीनी मिट्टी। और देखा जाए ग्रेनाइट दोस्तों कहाँ मिलती है? ग्रेनाइट मिलती है एस्बेस्टस, स्लेट, सिलिका लैंड कहाँ मिलती है? ये मुंगेर मिलती है। ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, स्लेट, सिलिका ये सभी कहाँ है? मुंगेर में मिलती हैं। अगर देखा है डोलोमाइट कहाँ मिलता है? रोहतास में। यूरेनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गया और नवादा में मिलता है। अगर सोरा पूछा जाए सारण, गोपालगंज, सीवान, वैशाली और मुजफ्फरपुर में क्या मिलता है? सोरा। अगर देखा जाए सोना बिहार में एक जगह मिलता है, कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। फायर क्ले कहाँ मिलता है? भागलपुर में मिलता है। बैरियल कहाँ मिलता है? नवादा मिलता है। अब कुछ डाटा अगर आप लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, याद रखिएगा। पेट्रोलियम बिहार में मिलता है, ये कहाँ कहाँ मिलता है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज में क्या मिलता है? पेट्रोलियम मिलता है। अब देखते हैं बिहार में उद्योग। बिहार में राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है? 16% है। राज्य में बृहत व मध्यम आकार के कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी? 248 है। अगर देखें राज्य में पंजीकृत लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या कितनी? 1261 है पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या। अगर देखा जाए कि राज्य में क्या है? पंजीकृत अति लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या कितनी? 72,767 है। अगर देखें राज्य में पंजीकृत कुटीर उद्योगों की इकाइयों की संख्या कितनी? 44,413 है। अगर देखा जाए कि राज्य में कुल भौगोलिक औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है? 1,18,689 है। राज्यों के उद्योग विहीन जिले कौन कौन से हैं? 7 जिले हैं उद्योग विहीन जिले। मधेपुरा, मधुबनी, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, सहरसा और जहानाबाद जो है उद्योग विहीन जिले, मतलब यहाँ कोई भी उद्योग नहीं है। अब कुछ प्रमुख उद्योग व उनके स्थानीय ये टॉपिक देख लेते हैं। अगर देखा जाए कि राज्य में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1903। मढ़ौरा कहाँ पड़ता है? सारण जिले में पड़ता है। अगर देखा जाए बिहार में कुल चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 28 है। चालू चीनी मिलों की संख्या कितनी बिहार में? 11 है। कहाँ? बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिद्धबलिया, लौरिया, सुगौली, रीगा और हसनपुर में क्या है? चालू चीनी मिलें हैं। अगर देखा जाए कि बिहार में जूट उद्योग, बस यही लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो भी बचेंगे टॉपिक उनको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, नालंदा, दरभंगा ये क्या है? राज्य में जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख जूट मिल कहाँ का है दोस्तों? नेशनल जूट मिल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कटिहार, जूट मिल कटिहार में। कौन सा? नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कटिहार। कहाँ है? कटिहार में है। अगर देखा जाए रामेश्वर जूट मिल कहाँ है दोस्तों? ये समस्तीपुर में है। अगर देखा जाए कि मौर्य जूट मिल कहाँ है दोस्तों? नालंदा में है। अगर देखें गोपाल जूट इंडस्ट्रीज कहाँ है? ये दरभंगा में है, गोपाल जूट इंडस्ट्रीज। अगर देखा जाए कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है दोस्तों? भागलपुर। लुंगी उद्योग सिवान, मुंगेर, फुलवारी शरीफ, बक्सर, डुमराव, फतुहा, यहाँ पे क्या है? सूती वस्त्र उद्योग हैं। अगर देखा जाए कि ओबरा व दाऊदनगर कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। ओबरा व दाऊदनगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कालीन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। और रेशम उद्योग के लिए कौन है? भागलपुर, गया और वैशाली किसके लिए हैं? रेशम उद्योग के लिए। अगर देखें ऊनी वस्त्र उद्योग ये हाजीपुर। तंबाकू उद्योग कहाँ है दोस्तों? मुंगेर। इंपीरियल टोबैको कंपनी लिमिटेड कहाँ है? दिलवारपुर में है। अगर देखें बीड़ी उद्योग कहाँ है दोस्तों? बीड़ी उद्योग है बिहार शरीफ। कहाँ है? बिहार शरीफ, बक्सर, मुंगेरपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में क्या है? बीड़ी उद्योग है। कागज़ उद्योग कहाँ है दोस्तों? डालमिया नगर पेपर मिल्स, समस्तीपुर ठाकुर पेपर मिल्स, बगहा मेसर्स नाथ बिहार पेपर मिल्स, बेगूसराय बरौनी पेपर मिल्स, पटना मेसर्स भवानी पेपर मिल्स, फुलवारी शरीफ
सीमेंट उद्योग कहाँ है दोस्तों? बंजारी, जपला, डालमिया नगर, कल्याणपुर और बिहटा में सीमेंट उद्योग हैं। अगर देखा जाए कि इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ है दोस्तों? अथर्स बटलर कंपनी मुजफ्फरपुर में है। भारत बैंगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड, मोकामा, रेलवे वर्षा जमालपुर, मेसर्स बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है? फतुहा में है। अब देखते हैं उर्वरक उद्योग। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? बरौनी में है। पायराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स कहाँ पर है दोस्तों? आमझोर। रोहतास फास्फेट फर्टिलाइज लिमिटेड कहाँ है? आमझोर में है, याद रखिएगा। अगर देखा जाए कि तेल शोधक कारखाना इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? बरौनी में है। कीटनाशक उद्योग कहाँ है दोस्तों? बिहार इंसेक्टाइड्स लिमिटेड कहाँ? पूर्णिया में। प्लास्टिक उद्योग कहाँ है दोस्तों? सोनाली पॉलीसाइड्स कहाँ? हाजीपुर में। अगर देखा जाए रासायनिक उद्योग कहाँ है दोस्तों? रंजन केमिकल्स बरौनी, निक्रो केमिकल्स फतुहा। बर्तन उद्योग कहाँ है दोस्तों? सीवान बिहटा में है। दिया सलाई उद्योग कहाँ है दोस्तों? कटिहार में है दिया सलाई उद्योग। अगर देखा जाए कि कंबल उद्योग दोस्तों कहाँ है? गया, पूर्णिया, औरंगाबाद और मुंगेर में है। बंदूक उद्योग कहाँ है? मुंगेर में। शीशा उद्योग कहाँ है? पटना में है। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में है। चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा और गया में है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ है दोस्तों? हाजीपुर, उदय किशनगंज, बेगूसराय और शीतलपुर में है खाद्य प्रसंस्करण। अब देखते हैं कुछ बिहार में केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम। तो क्या है? फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर देखा जाए कि भारत बैंगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? मोकामा में है। रेल पहिया कारखाना छपरा में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा छपरा में पड़ता है। रेलवे विद्युत इंजन कहाँ है? मधेपुरा में है। फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी छूट गए हैं आप लोग कमेंट करके बताना ये पार्ट आपको कैसा लगा। कमेंट करके आप लोग बताओगे तभी मैं दूसरा पार्ट अपलोड करूंगा, नहीं तो बस इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।